Hello everyone. Today we are going to discuss part 2 of the paper code BHIC 132 History of India from circa 300 CE to 1200 CE। आज हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से पार्ट 1 को भी देख लें। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustannowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपका जो भी पेपर कोड है आप वो सर्च कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से आपका जो भी मीडियम है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन में जाके ठीक है आप इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको गेस्ट पेपर्स परचेज करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिव्यू द डिबेट ऑन द ओरिजिन्स ऑफ राजपूत। यानी कि राजपूत के जो ओरिजिन है उस पर क्या डिबेट है उसको रिव्यू करते हैं। So the origin of Rajput has been a topic of debate among historians for a long time। यानी कि जो origin है राजपूत का वो एक टॉपिक रहा है डिबेट का among the historians बहुत ही लंबे टाइम के लिए। राजपूत को हम वॉरियर क्लास बोलते हैं and they played an important role in Indian history, स्पेशली मेडिवल पीरियड के टाइम पे। बहुत सारी थ्योरीज हैं ठीक है इनके बारे में कि ये कहाँ से आए थे, कोई सिंगल थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। फर्स्ट इज मिथोलॉजिकल और लेजेंडरी थ्योरीज। तो जो कुछ स्कॉलर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो राजपूत हैं वो मेंशन्ड है आपके एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में, जैसे कि पुराण और एपिक्स में। सो लेजेंड्स के अकॉर्डिंग जो राजपूत हैं वो बॉर्न हुए थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लॉर्ड ब्रह्मास बॉडी, ताकि वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करें। ये थ्योरी लिंक करती है राजपूत को टू क्षत्रियाज, दैट इज वो वॉरियर क्लासेस ऑफ एंशिएंट टाइम्स। सो जो ये आइडिया है ये मोस्टली बेस्ड है मिथ्स और स्टोरीज पे, ना कि हिस्टोरिकल एविडेंस पे। सेकेंड इज फॉरेन ओरिजिन थ्योरी। जो दूसरी थ्योरी है राजपूत के बारे में कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, तो ये बोलती है कि जो राजपूत थे वो ओरिजिनली फॉरेन इन्वेडर्स थे जो कि इंडिया में आए थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और पर्शिया। सपोर्टर्स जो हैं इस व्यू के, फॉरेन ओरिजिन थ्योरी वाले व्यू के, ठीक है, वो बताते हैं कि आउट दैट मेनी राजपूत क्लान्स हैव नेम्स दैट साउंड सिमिलर टू फॉरेन ट्राइब्स। मतलब ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो बहुत सारे राजपूत क्लान्स हैं उनके जो नाम है वो सिमिलर हैं आपके फॉरेन ट्राइब्स से। Some historians also argue that Rajputs were formed when these invaders settled in India and mixed with the local population। ठीक है, राजपूत कब फॉर्म हुए थे, जब जो ये इन्वेडर्स थे ये सेटल हुए इंडिया में और उनके साथ मिक्स हो गए, ठीक है, लोकल पॉपुलेशन के साथ। सो क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये जो थ्योरी है ये इग्नोर करती है लोकल इंडियन इन्फ्लुएंस को ऑन द राजपूत्स एंड रिलाइज टू मच ऑन क्लैन नेम्स। ठीक है, यानी कि जो क्लैन के नेम्स थे उन पर ये ज्यादा रिलाई करती है। इंडिजीनियस ओरिजिन थ्योरी। बहुत सारे जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो आपकी बिलीव करते हैं कि जो राजपूत हैं वो मेनली इंडिजीनियस है, मीनिंग दे केम फ्रॉम विद इन इंडिया। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है आपका, ये लोकल रूलर्स थे और चीफटन्स थे जो कि पावर में आए थे आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर एंड द राइज ऑफ रीजनल किंगडम। सो ओवर टाइम जो ये लोकल वॉरियर्स हैं इन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया एज राजपूत। जो ये थ्योरी है ये सपोर्ट होती है आपके इंस्क्रिप्शन से, लैंड रिकॉर्ड से एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों राजपूत का कल्चर बहुत ही डीपली कनेक्टेड है इंडियन ट्रेडिशन से। मिक्स्ड ओरिजिन थ्योरी। जो कुछ स्कॉलर्स हैं आपके वो प्रपोज करते हैं कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरीज, ये बोल के कि जो राजपूत हैं उनके लोकल और फॉरेन ओरिजिन्स दोनों ही हैं। वो बिलीव करते हैं कि जो राजपूत हैं वो फॉर्म हुए थे बाय अ मिक्स ऑफ इंडिजीनियस इंडियन वॉरियर्स एंड सम फॉरेन सेटलर्स हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स। तो ये एक्सप्लेन करता है the diversity among the Rajput clans and their different customs। So in conclusion we can say that जो ओरिजिन है आपके राजपूत का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसे हम किसी सिंगल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हिस्टोरियंस जनरली ये एग्री करते हैं कि जो राजपूत थे वो ग्रुप ऑफ वॉरियर्स थे, ठीक है, और वो रूलर्स थे जो कि प्रोमिनेंट बने इंडिया में बिटवीन द 6th to 12th centuries। So their identity was shaped by both local traditions and historical interactions with different communities। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, यानी कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो लैंग्वेज और लिटरेचर था उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हुई. सो द गुप्ता पीरियड अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 4th to 6th century CE is often called the golden age of India, not only because of political stability and economic prosperity but also due to remarkable growth in language and literature. यानी कि जो आपका गुप्ता पीरियड है, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 4th to 6th सेंचुरी CE तक था आपका ये पीरियड. इस पीरियड को हम गोल्डन एज बोलते हैं इंडिया का, एंशियंट इंडिया का, मेनली नॉट बिकॉज ओनली कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला पीरियड था या फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वाला पीरियड था, बट इस टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत ही रिमार्केबल ग्रोथ होती है लैंग्वेज और लिटरेचर में. इस टाइम पे क्या होता है, आपका जो लिटरेचर होता है संस्कृत का वो अपने पीक पे होता है और जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं और लैंग्वेजेस में वो भी अपीयर होते हैं. Language. Sanskrit became the main language of literature, administration and religion during the Gupta period. यानी कि जो संस्कृत थी आपकी वो एक मुख्य भाषा बनी, ठीक है, लिटरेचर की, एडमिनिस्ट्रेशन की और रिलीजन की गुप्ता पीरियड के टाइम पे. ठीक है, इसको यूज किया जाता था पोएट्री लिखने के लिए, प्लेस लिखने के लिए, साइंटिफिक वर्क्स या फिर रिलीजियस टेक्स्ट को लिखने के लिए. सो जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया स्कॉलर्स और पोएट्स को जो कि संस्कृत को फ्लरिश करने में हेल्प कर रहे थे. सो संस्कृत के साथ साथ क्या हुआ, आपका जो प्राकृत लैंग्वेजेस थी वो भी पॉपुलर बनी, स्पेशली पोइट्री में एंड ड्रामा में फॉर द कॉमन पीपल, मेकिंग लिटरेचर मोर एक्सेसिबल. लिटरेचर, सो जो गुप्ता लिटरेचर है उसमें आपका इंक्लूड होता है पोइट्री, ड्रामा, प्रोज एंड साइंटिफिक राइटिंग्स. पोएट्स एंड राइटर्स फोकस्ड ऑन ब्यूटी, मॉरल वैल्यूज, डिवोशन एंड हीरोइज्म. जो पोएट्स और राइटर्स थे वो आपके फोकस करते थे ब्यूटी पे, मोरल वैल्यूज पे, डिवोशन पे और हीरोइज्म पे. जो एक हमें फेमस पोएट मिलते हैं इस टाइम के वो है कालिदास, जिनको कि रिगार्ड किया जाता है कि वो एक ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट थे और ड्रामेटिस्ट थे. उनके प्लेज हो गए जैसे शकुंतला एंड मालविकाग्निमित्र, ये क्या है उनके इंपॉर्टेंट प्लेज हैं. और पोएम्स हो गए उनके जैसे मेघदूत, कंबाइंड नेचुरल ब्यूटी विद ह्यूमन इमोशंस इन अ वेरी आर्टिस्टिक वे. तो उनका वर्क क्या शो करता है कि एक परफेक्ट ब्लेंड है ऑफ इमेजिनेशन, लव एंड डिवोशन. अनदर important writer was Vatsyayan, who wrote the Kama Sutra, a treatise on love and human relationship, showing the diversity of topics studied during this period. Bhana, also known as prominent writer, जिन्होंने की एक ब्यूटीफुल प्रोज लिखा था हर्षचरिता, ठीक है, जिसमें उन्होंने नरेट की थी लाइफ ऑफ किंग हर्षा. साइंटिफिक एंड रिलीजियस टेक्स्ट, यहाँ पे रिलीजियस लिटरेचर भी हुआ करते थे इस टाइम पे, ठीक है. सो द गुप्ता पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड ग्रोथ इन साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस राइटिंग. स्कॉलर्स ने टेक्स्ट लिखे थे जैसे कि एस्ट्रोनॉमी पे, मेडिसिन पे, मैथमेटिक्स पे और ग्रामर पे. एग्जाम्पल के जो आर्यभट्ट थे, ठीक है, वो बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे. उन्होंने क्या आर्यभट्टिया लिखा, एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट जीरो, पाई एंड सोलर सिस्टम, यानी कि उन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट क्या है जीरो का, पाई का और सोलर सिस्टम का. रिलीजियस टेक्स्ट हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों में ही प्रोड्यूस किए जाते थे, जो कि आपका मॉरल और स्पिरिचुअल आइडियाज को स्प्रेड करता है. सपोर्ट ऑफ रूलर्स, गुप्ता रूलर्स ने क्या किया, एक्टिवली एनकरेज किया लिटरेचर में. उन्होंने स्कॉलर्स को इनवाइट किया टू देयर कोर्ट्स, रिवॉर्डेड राइटर्स एंड बिल्ड यूनिवर्सिटीज जैसे कि नालंदा, तक्षशिला, जहाँ पे कि स्टूडेंट्स लिटरेचर को स्टडी करते हैं, फिलोसफी और साइंस को स्टडी करते हैं. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इन शॉर्ट द गुप्ता पीरियड वॉज अ गोल्डन एरा फॉर लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि जो आपका गुप्ता पीरियड था वो एक गोल्डन एरा था लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों के लिए ही. संस्कृत क्या है अपने हाईएस्ट डेवलपमेंट में पहुंची थी, ड्रामा और पोएट्री फ्लरिश हुई और साइंटिफिक और रिलीजियस टेक्स्ट ग्रू इन नंबर एंड क्वालिटी. सो दिस पीरियड लेड द फाउंडेशन फॉर लेटर इंडियन लिटरेचर एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस कल्चरल डेवलपमेंट इन साउथ एशिया. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्तास. ठीक है, सो जो गुप्ता एम्पायर है वो हमने देखा है कि ये अराउंड आपका 4th to 6th सेंचुरी सी में हमें देखने को मिलता है. ये अपने स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी जाना जाता है. ठीक है, जो गुप्तास थे वो एक स्ट्रक्चर्ड वे फॉलो करते थे ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस ताकि वो अपने एम्पायर को स्मूथली रन कर सके. Sources of revenue. So what were the main sources of revenue? So the main sources of revenue for Gupta rulers was land tax, ट्रेड टैक्सेस एंड टैक्सेस ऑन सिटीज एंड क्राफ्ट्स. यानी कि जो मेन सोर्सेज थे आपके रेवेन्यू की गुप्ता रूलर्स के लिए वो थे आपके जो वो लैंड टैक्सेस लगाते थे, ट्रेड के टैक्सेस या फिर टैक्सेस ऑन सिटीज एंड क्राफ्ट्स. लैंड जो थी वो प्राइमरी सोर्स थी इनकम की, फार्मर्स को पे करना पड़ता था. ठीक है, अ पोर्शन ऑफ देयर प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू. ट्रेड और कॉमर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए टैक्सेस को इम्पोज किया गया मार्केट्स पे, ट्रेड रूट्स पे और आर्टिसंस पे.
एम्पायर क्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा मनी भी अर्न करता था फ्रॉम द ट्रिब्यूट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट रूलर्स एंड फाइन्स फॉर ब्रेकिंग द लॉ। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो गुप्ता रूलर्स थे आपके, उन्होंने लैंड को डिवाइड कर दिया था इनटू विलेज यूनिट्स, ठीक है, जिसको कि लोकली मैनेज करना होता था। सो जो हेड था विलेज के, उनको बोलते हैं ग्रामिका। वो हेल्प करते थे इन कलेक्टिंग द टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। समटाइम्स क्या होता था, जो स्टेट होते थे वो अपॉइंट करते थे ऑफिशियल्स को कॉल समहर्ता और करनिकास टू सुपरवाइज द रेवेन्यू कलेक्शन। तो जो आपका लैंड टैक्स था वो ऑफन पेड होता था इन काइंड में, मीनिंग जो फार्मर्स थे वो अपने जो भी वो क्रॉप को ग्रो करेंगे उसका कुछ पोर्शन दे देंगे रादर देन मनी। तो ये सिस्टम था, ये बहुत ही सिंपल था एंड अलाउड द स्टेट टू गेट अ स्टडी सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। ऑफिशियल्स इन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज ऑफिशियल्स था, ठीक है, उनके पास बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज ऑफिशियल्स थे उनके रेवेन्यू को मैनेज करने के लिए। सो सम की ऑफिसर्स वर Mahamatras, they were the high-ranking officers who supervised different regions and ensured proper tax collection. कर्णिकास, ये रिकॉर्ड कीपर्स होते थे जो कि मेंटेन करते थे अकाउंट ऑफ द रेवेन्यू। समहर्तास, ये लोकल ऑफिसर्स होते थे जो कि रेस्पॉन्सिबल होते थे आपके लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। लोकल ऑटोनॉमी, सो जो गुप्ता रूलर्स थे वो उन्होंने अलाउ किया अ सर्टेन डिग्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। विलेजेस की क्या थी, खुद की काउंसिल्स थी ताकि वो मैनेज कर सके अपने खुद के अफेयर्स को इंक्लूडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन। इस वजह से क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन था वो रिड्यूस हुआ और टैक्स कलेक्शन एफिशिएंट बना। ट्रेड एंड अर्बन टैक्सेस, सो अपार्ट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस फ्रॉम ट्रेड एंड अर्बन सेंटर्स वर इंपॉर्टेंट। यानी कि लैंड रेवेन्यू के अलावा जो टैक्स आपका ट्रेड और अर्बन सेंटर से आता था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था। टाउन्स और सिटीज हैड मार्केट टैक्स, टोल्स एंड कस्टम ड्यूटीज। इस वजह से क्या हुआ, एम्पायर को हेल्प मिली अर्न करने में एक्स्ट्रा रेवेन्यू विदाउट बर्डनिंग द फार्मर्स टू मच। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो गुप्ता का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही एफिशिएंट और वेल ऑर्गेनाइज था। इट बैलेंस्ड सेंट्रल कंट्रोल विद लोकल ऑटोनॉमी, ensuring रेगुलर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड ट्रिब्यूट। तो जो ये स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम था इसने हेल्प किया गुप्तास को मेंटेन करने में एक प्रॉस्पेरस और स्टेबल एम्पायर को, सपोर्टिंग आर्ट, कल्चर एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। Now we will move to the next question. Write a note on the caste system in the post-Gupta period. So जो आपका post-Gupta period है, ठीक है, ये आपका 6th to 12th सेंचुरी सी तक का पीरियड है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है आपका इंडियन हिस्ट्री का। इस टाइम पे क्या हुआ था, जो कास्ट सिस्टम थी वो और रिजिड और कॉम्प्लेक्स बन गई थी एज कम्पेयर टू द अर्लियर गुप्ता एज। जो सोशल डिविजन थे वो स्ट्रेंथन हो गए और कास्ट रूल क्या थे, दे बिगैन टू कंट्रोल ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। सो ग्रोथ ऑफ द वर्ण सिस्टम, जो आपका ट्रेडिशनल 4 वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, यह कंटिन्यू हुआ पोस्ट गुप्ता पीरियड में। जो आपका स्टेटस जो गैप था बिटवीन दीज वर्णास ये और ज़्यादा वाइड हुआ। ब्राह्मण्स ने क्या किया, दे ऑक्यूपाइड द हाईएस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी, यानी कि ब्राह्मण आपके सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रहते थे सोसाइटी में। वो इंजॉय करते हैं रेस्पेक्ट को, लैंड ग्रांट्स को, टैक्स एग्जेम्पशन एंड स्पेशल प्रिविलेजेस गिवन बाय द किंग्स। क्षत्रियास थे वो रूलर्स और वॉरियर्स थे, पर जो रीजनल रूलर्स थे डिक्लेम क्षत्रिय स्टेटस टू गेन द सोशल लेजिटिमेसी। राइस ऑफ जातिस, जो आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था इस टाइम पे वो था कि यहाँ पे जातीज जो थी उनका नंबर इंक्रीज हो गया था, यानी कि जो कास्ट थे वो सब कास्ट में इंक्रीज हो गए थे। ऑक्यूपेशन हेरिडिटरी बन गए थे और जितने भी प्रोफेशंस थे उनको लिंक कर दिया गया था टू अ पर्टिकुलर कास्ट। आर्टिसंस, ट्रेडर्स, पेजेंट्स एंड सर्विस ग्रुप, दे फॉर्म देयर ओन जातीज। इस वजह से क्या वो सोसाइटी और फ्रेगमेंटेड हो गई और हायरार्किकल हो गई। सोशल मोबिलिटी क्या है और डिफिकल्ट हो गई क्योंकि जो एक पर्सन की कास्ट थी दैट वाज फिक्स्ड बाय द बर्थ। पोजीशन ऑफ शूद्रास, सो जो कंडीशंस थी शूद्रास की वो और खराब होने लग गई इस टाइम पे। दे वर मेनली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल लेबर एंड सर्विस टू हायर कास्ट। बहुत सारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं देयर एक्सेस टू एजुकेशन एंड रिलीजियस रिचुअल्स। उनको एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपर वर्नास को सर्व करें विदाउट डिमांडिंग इक्वल राइट्स। एमर्जेंस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो दूसरा इंपॉर्टेंट हमें फीचर देखने को मिलता है वो था कि इस टाइम पीरियड में क्या है, अनटचेबिलिटी की स्प्रेड हो गई थी बहुत ज़्यादा। बहुत सारे जो ग्रुप्स थे वो एंगेज थे इन ऑक्यूपेशंस, दे वर कंसिडर्ड इम्प्योर सच एज लेदर वर्क और सैनिटेशन वर प्लेस आउटसाइड द वर्ना सिस्टम। यानी कि अब अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया था
ठीक है। बहुत सारे ग्रुप्स को क्या है, बहुत सारे जो ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व रहते थे, जैसे कि लेदर वर्क या फिर सैनिटेशन, उनको इम्प्योर कंसिडर किया जाता था और उनको वर्ण सिस्टम के बाहर रखा जाता था, उनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था एंड दे फेस्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। दे लिव्ड आउटसाइड विलेजेस, उनको विलेज के बाहर रहना पड़ता था एंड दे वर डिनाइड बेसिक सोशल एंड रिलीजियस राइट्स। रोल ऑफ रिलीजन एंड लॉ बुक्स, religious texts and dharma shastras played an important role in justifying caste inequalities। जो आपके रिलीजियस टेक्स्ट हैं और धर्म शास्त्रास हैं, इन्होंने क्या किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन जस्टिफाइंग द कास्ट इनइक्वालिटीज। ये जो टेक्स्ट हैं ये लेट डाउन करते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रिगार्डिंग मैरिज, फूड हैबिट्स एंड सोशल इंटरैक्शन। जो इंटरकास्ट मैरिजेस थे उनको डिस्करेज किया गया। पनिशमेंट वेरिड अकॉर्डिंग टू द कास्ट। सो इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, जो आपका ये रिजिड कास्ट सिस्टम था दैट लेड टू द सोशल इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। इसने क्या किया, प्रोवाइड किया सोशल ऑर्डर एंड ऑक्यूपेशनल स्टेबिलिटी, बट इट ऑल्सो लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिस्करेज सोशल यूनिटी। सो ओवर टाइम जितनी भी ये रिजिडिटीज थी, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू द सोशल टेंशन एंड रिफॉर्म मूवमेंट इन द लेटर पीरियड। In conclusion, we can say that in the post-Gupta period, the caste system became more rigid, hierarchical and birth-based। यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो आपका कास्ट सिस्टम था वो रिजिड बना, हायरार्किकल बना और बर्थ बेस्ड बना। जो जातीज का ग्रोथ था, डिक्लाइन हुआ सोशल मोबिलिटी में और अनटचेबिलिटी की स्प्रेड हुई, इसने इस एरा को मार्क किया। सो दिस सिस्टम डीपली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन सोसाइटी फॉर सेंचुरीज टू कम। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जाके देख लें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।